हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर दिया। सीबीएसई का सैंपल पेपर, ऑल फॉर्मूले, ऑल न्यूमेरिकल्स हमने सब कुछ खत्म कर लिया है। आज और कल 2 दिन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी आज 15, कल 16 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे 8 के 8 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आज मैं 4 चैप्टर कराऊंगा, उनके पीवाईक्यू, उनके एमसीक्यू। कल मैं 4 चैप्टर और कराऊंगा, उनके पीवाईक्यू, उनके एमसीक्यू। फिर 17 को पूरा का पूरा क्लास मैक्रो का सिलेबस अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्लस इंडियन का लाइव लेके रिवीजन करेंगे 10 मिनट सीरीज के अंदर। और 18 को पूरा का पूरा इंडियन का 10 मिनट सीरीज और मैक्रो का लाइव लेके, तो दो दो बार हमारा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर 19 की सुबह को 5 बजे बिल्कुल मत भूलना, लाइव क्लास में मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। तो आज आप टारगेट बना लो, कसम खा लो, किसी भी कीमत है। बस ये 4 चैप्टर है, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, 4 छोटे छोटे चैप्टर्स है, 1 2 3 4 आईडी का। उसको अच्छे से पूरा खत्म करेंगे, सारे डेटा, सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो इतना रिवीजन कर लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो सबसे पहला बैटल लड़ा गया था बंगाल में, वो था बैटल ऑफ प्लाजे। हमेशा ध्यान रखना कि बैटल ऑफ प्लाजे जो डेट है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया, और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखा। 15 अगस्त को फाइनली इंडिया जो है 1947 में आजाद हो गया। इस बैटल ऑफ प्लाजी की अगुवाई कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इसकी अगुवाई कर रहे थे। द बेसिक पर्पस, अंग्रेजों का जो मेन पर्पस था वो इंडिया में कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश करना था। मतलब इंडिया के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको यूज करेंगे फॉर द बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर कंट्री। यानी कि ब्रिटेन से आए हुए थे वो, तो यहाँ पे अपने फायदे के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम पे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, और जब इंडस्ट्री बनती है तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो इंडिया से इन्होंने सारा का सारा रॉ मटेरियल उठा के ब्रिटेन में ले गए, अपने यहाँ कारखाने लगाए, मशीन लगाई, अपने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, और वहां से जो फिनिश गुड्स था वापस लाके उन्होंने उसको इंडिया में बेच दिया। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत कैसा था? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, उनके आगमन से पहले हमारी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, यानी हम किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं थे अनाज के लिए। इंडिया रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप हमारे पास सफिशिएंट था। हमारी 85% की जनता एग्रीकल्चर कर रही थी, एग्रीन इकोनॉमी थी हमारी। हम सब लोग खेती बाड़ी करते थे, कृषि प्रधान देश था, और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वेल पॉपुलर था। पूरे वर्ल्ड में हम लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे। हाथ की कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है ना, या फिर नग मोती हो गया, या फिर इस तरीके से जो कॉटन की, सिल्क की साड़ियां हो गई, बहुत सारे पेंटिंग्स, कारीगरी जो हाथों से की जाती है, नक्काशी वगैरह, वो सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में बेच रहे थे। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत इतना अच्छा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है क्लास। ये जो मसलिन है, अ कॉटन फैब्रिक ऑफ प्लेन वीव इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, नाउ बांग्लादेश। अब वो पार्ट जो है बांग्लादेश में चला गया है, स्पेशली इन प्लेसेस इन द अराउंड ढाका। दी फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन, जो क्लास मसलिन का जो फाइनेस्ट वेराइटी है उसको बोलते हैं मलमल। एंड फॉरेन ट्रैवलर ऑल्सो यूज टू रेफर टू इट एज अ मलमल शाही और मलमल खास, इंप्लाइंग दैट इट वॉज वॉर्न बाई फिट ऑफ द रियलिटी। तो इस तरीके से क्लासिक मसलिन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा होता है, बिल्कुल आर पार एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पतला है। तो इस तरीके से इसकी क्लास बांग्लादेश में, अभी तो बांग्लादेश में, पहले बंगाल में इस तरीके से इसका काम होता था। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों ने हमारा अलग अलग सेक्टर किस तरीके से खराब किया। तो सबसे पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किया आजादी मिलने से पहले का जो दौर था उसमें। तो सबसे पहले लेके आए लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम, इसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोला जाता था। ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था किस किस के बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और फार्मर्स के बीच में। सरकार ने बोला जमींदारों से जितना ज्यादा काम किसानों से करवाना है करवाओ, जितना एक्सटॉर्शन, जितना टॉर्चर करना है करो, हमें टाइम पे लगान पे करते रहो बस। अब बेचारे किसान शिकायत भी करे किससे, जबकि ऐसा करने के लिए सरकार ने
ने ही जमींदारों को बोल रखा है। तो बहुत ज्यादा शोषण होता था, दिन रात किसानों से काम कराया जाता था और बदले में थोड़े बहुत पैसे दिए जाते थे और बाकी लगान जो है सरकार को दे देते थे। फिर हमारा कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज के अलावा इन्होंने बोला कि आप कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, जिसको बोलते हैं कैश क्रॉप, आप फूड क्रॉप ना उगा के कैश क्रॉप उगाओ, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। फोर्स किया गया कमर्शलाइजेशन के लिए, फोर्स किया गया किसानों को, क्योंकि कपास की खेती की जाती है तो फसल खराब हो जाती है, वो जमीन की जो उपजाऊ है ना, फर्टिलिटी, वो खत्म हो जाती है। बट फोर्स करके किसानों से ये सारा काम कराया गया ताकि अपने वहां पे वो लोग रॉ मटेरियल को ले जा सके। आउटपुट बहुत कम था, जमीन बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी पर हेक्टेयर लैंड पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम था, और सरकार ने या किसी प्राइवेट बिजनेसमैन ने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि हम लोग कोई टेक्नोलॉजी लेके आए। बारिश पे ही डिपेंड थे हम लोग कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, जब क्लास पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का और भारत का, जब पार्टिसिपेशन हुआ यानी कि पाकिस्तान को भारत से जब अलग किया गया, तो इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव अ फर्दर सेटबैक, तो हमारे एग्रीकल्चर को एक और झटका लगा। मेजर पोर्शन जो था अनडिवाइडेड कंट्री, हाईली इरिगेटेड फॉर फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान, तो फर्टाइल लैंड जो बहुत ज्यादा था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, ये वाला पोर्शन और ये बंगाल वाला पोर्शन। ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द ईस्ट पाकिस्तान, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था यानी कि जूट इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वो सारा का सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है। पहले 1971 के वॉर में वो अलग हो गया था, बांग्लादेश हो गया था। इंडिया जूट गुड इंडस्ट्री व्हिच हैड एंजॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली सो फार सफर्ड हैवी फॉर लैक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जूट इंडस्ट्री में जो है वो काफी नुकसान हो। देखो ये इंडिगो कॉटन सेल की, ये जूट है, रस्सी जो बनती है ना, जूट। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब अंग्रेजों ने हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसे खराब करा? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे ना वो इन्होंने बर्बाद कर दिए ड्यू टू अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अंग्रेजों ने क्या बोला, अगर बाहर से कोई फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं, ताकि वो सामान सस्ता रहे हमारे देश के लोगों के लिए, वो जम के खरीदे। लेकिन इंडिया से बाहर अगर कोई फिनिश गुड्स जाएगा तो उस पर सरकार कहती है हम हैवी टैक्स लगाएंगे। 100 रुपए का सामान है, 100 का टैक्स लगा देंगे, तुम बाहर बेचोगे तो वो 200 रुपए का हो जाएगा बाहर वालों को, बाहर वाले खरीदेंगे नहीं, तुम वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। तो देश से जो भी सामान आज हमारे देश से बाहर सामान जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन उस टाइम पे सरकार ने एक्सपोर्ट पे ही टैक्स लगा दिया ताकि हम लोग सामान बाहर ना बेच पाए और हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ उसका? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा बेरोजगारी होने लगी और हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने लगे बाहर से। तभी महात्मा गांधी ने भी अभियान चलाया था कि भाई बाहर का सामान जो है मत यूज करो, देश के जो है धोती कुर्ता उन्होंने पहना, बोला कि भाई खादी का जो प्रोडक्ट है वो यूज करो। तो बाहर से जो भी फिनिश गुड्स आ रहा था उसका बहिष्कार करने की बात कही थी। तो क्योंकि वो लोग हमारे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाकर हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और फिर ज्यादातर फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने लगे। लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री, मशीनरी की इंडस्ट्री बहुत कम थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में थे ही नहीं। अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। इंडस्ट्री बनती है तो सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जहां इंडस्ट्री कारखाना आ गया ना वहां का एरिया डेवलप कर जाएगा, उन्होंने इसको काम किया ही नहीं। और पब्लिक सेक्टर का रोल भी लिमिटेड था। सरकार जो ध्यान दे रही थी वो रेलवे पे और कम्युनिकेशन पे ध्यान दे रही थी। सरकार का इंडस्ट्री बनाने में, एग्रीकल्चर को ग्रो करने में कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने बस अपने फायदे के लिए रेलवे जो बना दिया ताकि वो यहां से माल उठाकर अपने देश में ले आ सके लंदन में, और वहां से लेकर अपने हमारे देश में सामान फिनिश गुड्स लाके बेच सके। तीसरा है फॉरेन ट्रेड। हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा हो गया? हम एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी प्रोडक्ट के और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। हमारा भारत बाहर वालों को बेच रहा है रॉ मटेरियल और बाहर से खरीद रहा है फिनिश गुड्स। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मोनोपोली कंट्रोल यानी कि अकेला कंट्रोल कर लिया हमारे फॉरेन ट्रेड पे, क्योंकि स्विस कनाल बन गया था। ये जो स्विस कनाल है वो 1859 में शुरू हुआ, 10 साल लगे कंप्लीट कब हुआ? 1869 में। इजिप्ट की सरकार ने ये स्विस कनाल बना दिया जिसकी वजह से मुंबई से जो डिस्टेंस पहले लगभग 12,300 किलोमीटर का था लंदन का, जो जहाज के थ्रू जाता था, अब वो डिस्टेंस घट के सिर्फ
सॉरी 19,800 किलोमीटर का था, अब सिर्फ 11,600 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। सो डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, लगभग आधा डिस्टेंस हो गया, जिसकी वजह से अब ज्यादा माल मुंबई से उठाकर लंदन तक ले जाया जाने लगा और लंदन से ज्यादा फिनिश गुड्स उठाकर इंडिया को बेचा जाने लगा। 50% ट्रेड अकेला ब्रिटेन कर रहा था, बाकी श्रीलंका और पर्शिया में हो रहा था। ठीक है, श्रीलंका यानी सिलोन, ईरान यानी पर्सिया और चाइना, बाकी जो है वो श्रीलंका, ईरान, चाइना में। लेकिन 50%, सोचो ना, आप 200 देशों के बीच एक देश आपका 50% ट्रेड पे कंट्रोल कर ले तो उसे मोनोपोली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो हुआ किसकी वजह से? स्विस कनाल से। स्विस कनाल, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। स्विस कनाल प्रोवाइडेड डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, जिसकी वजह से यहां से सारा माल उठाकर लंदन जाना इजी हो गया। अब अच्छा सर, अब बहुत सारा एक्सपोर्ट किया तो बहुत सारा पैसा आया होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस आया होगा। उस सरप्लस का क्या किया? ड्रेन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड वॉर 2 में इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम और अपने कॉलोनियल स्टाफ की सैलरी देने में वो सारा का सारा पैसा लगा दिया। हमारा माल ले गए उससे पैसा आया और उसको भी अपने फायदे में लगा दिया, कुल मिला के हमारा माल फ्री में ले गए, वो लगभग फ्री में। तो ये था हमारे फॉरेन ट्रेड का हालत, इस तरीके से हमारा फॉरेन ट्रेड खराब किया। अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करूं, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी बैड। 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि आफ्टर 1921 इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक, यहां से ध्यान रखना, कौन से? सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया। सर सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डिक्लाइन इन डेथ रेट, रिलेटिवली हायर बर्थ रेट। पैदा ज्यादा हो रहे थे लोग और डेथ कम हो रही थी। यानी 1921 से पहले हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अप एंड डाउन हो रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, लेकिन 1921 के बाद से आज तक हमारे देश की पॉपुलेशन कभी भी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी है। ठीक है, और जो डेटा कंडक्ट किया गया ऑफिशियल सेंसस, जनगणना हुआ पहली बार, वो कब हुआ? 1881 में, जो हर 10-10 साल में डेटा कलेक्ट करता है, जनगणना करता है। द फॉलोइंग पॉइंट शो द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन को ये पॉइंट शो करता है। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई था। एज पर एनसीईआरटी जो बर्थ रेट है वो 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर था। 1000 लोग अगर एक कमरे में बंद हैं तो एक साल बाद उसमें से 48 लोग पैदा हो जाते हैं और 40 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट बहुत कम था, पढ़े लिखे लोगों की संख्या सिर्फ 16% थी, जबकि महिलाओं की पढ़े लिखे लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 7% थी। फीमेल लिटरेसी बहुत कम था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग ज्यादा जी नहीं पाते थे, सिर्फ 32 साल ऑन एन एवरेज लोग जीते थे। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो लोग सिर्फ 32 साल जीते थे। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट है, छोटे बच्चे जिनकी एज अप टू 1 ईयर है, तो 1 साल तक बच्चा बहुत रिस्क में रहता है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या? 1000 बच्चे अगर पैदा हुए उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई विद इन 1 ईयर? तो पहले क्लास 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। ये डेटा 20% से भी ज्यादा है, सोचो कितना ज्यादा डेटा है। तो उतने लोगों की डेथ हो जाती थी क्योंकि टीकाकरण होता नहीं था, मदर की और बच्चे की हेल्थ केयर नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ये हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन को शो करता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, किस काइंड ऑफ कैटेगरी के लोग कहां कहां पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग इंगेज थे, सेकेंडरी सेक्टर में 10% और टर्चरी सेक्टर में 17.2% लोग जो है वो इंगेज थे। तो अभी भी देखा जाए 75% लोग जो है वो डिपेंड किस पे थे? एग्रीकल्चर पे, और जिसकी वजह से अनबैलेंस ग्रोथ था। ग्रोथ तभी होता जब तीनों सेक्टर इक्वली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 75% कंट्रीब्यूट कर रहा था। ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, बाकी 25% लोग सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। तो अनबैलेंस ग्रोथ था। रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को शिफ्ट करना चालू कर दिया एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, जबकि कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये एग्रीकल्चर खेती-बाड़ी पे ही काम करते रहे, जिसकी वजह से रीजनल वेरिएशन आ गया। कुछ एरिया में लोग जो है वो खेती-बाड़ी के साथ साथ इंडस्ट्री चला रहे थे, सर्विस सेक्टर चला रहे थे, बाकी कुछ सेक्टर्स में खाली, बाकी कुछ एरिया में खाली एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अंग्रेजों ने हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया एक्सेप्ट दीज टू। पहला हो गया रेलवे, दूसरा हो गया पोस्ट एंड टेलीग्राफ यानी कि कम्युनिकेशन। तो इन्होंने रेलवे बना दिया। यहां से डेटा आता है कि रेलवे कब आया? क्लास 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ। पहली ट्रेन चली मुंबई से लेकर थाने, जो कि 33.8 किलोमीटर की थी, 57 मिनट के अंदर वो दूरी कवर की। और ये कब हुआ? 16 अप्रैल 1853। आपको पूछेगा पहली ट्रेन चली कब? 1800 इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1850। चली जब थी वो 1853। स्टीम इंजन हुआ करते थे क्लास, कोयला जला के स्टीम के थ्रू ये चलता था। कम्युनिकेशन के लिए दो काम किया, पोस्ट और टेलीग्राफ। पोस्ट आम जनता के लिए था, इसको डाक खाना बोलते हैं, डाक चिट्ठी जो पहले भेजा करते थे, और अब फिर बाद में
जो सरकारी लोग हैं उनके लिए टेलीग्राफ आया, एक मशीन है जिससे क्लास ये वायरलेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को दूर दूर भेज सकते थे, ताकि कहीं कोई लोग अगर कंट्रोल में नहीं आए तो कैसे कंट्रोल करना है। आजकल तो मीडिया है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो टेलीग्राफ मशीन होती थी, उसके थ्रू ये क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को अपने ऑफिशियल स्टाफ तक भेजा करते थे। इंपैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, जब इंडिया में रेलवे आया तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला जो लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर था ना लोगों का कि दूर दूर तक कैसे जाएंगे, वो डिस्टेंस बैरियर कवर होगा, लोग दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट भी होने लगा गुड्स का, और मार्केट बढ़ी। बिकॉज यहाँ पे अगर एक स्टेट में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वो अलग अलग जगह दूसरे स्टेट में भी जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट का एक्सपेंशन हुआ। या दूसरे स्टेट में कुछ है तो वो भी इंडिया में के अलग अलग स्टेट्स के अंदर आ रहा है, तो मार्केट का एक्सपेंशन होने लगा रेलवे के आने से। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को पूरी तरीके से चूस लिया, एक एक चीज रॉ मटेरियल उठा के अपनी कंट्री में ले गए। लगभग 200 साल यानी 190 ईयर्स तक उन्होंने कब्जा किया और इंडिया का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया। फाइनली इंडिया आजाद हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स सब तो खराब कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना चाहते हुए भी वो कर बैठे। जैसे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, मार पीट के ही प्रोडक्शन कराया, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन करा गए फूड ग्रेन की। बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे के थ्रू हमें एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम दिया। मॉनेटरी इकोनॉमी पे हम शिफ्ट हो गए, हम लोगों को बोला जाता था कि आप कैश क्रॉप उगाओ, हम आपको कैश देंगे। उससे धीरे धीरे कैश आने लगा, लोग कैश खर्च करने लगे। पहले लोगों को अनाज मिलता था, लोग अनाज खर्च करते थे, बार्टर सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ। चेक ऑन फेमाइन, अगर किसी स्टेट में किसी जगह पे मान लो सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, वहां पे अनाज नहीं होगा, तो रेलवे के थ्रू वहां पे अनाज भेजा जाता था। अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन्होंने बनाया था, जो लोअर हाउस, अपर हाउस, कोर्ट्स बनाए थे, उन सबका बेनिफिट हमें मिला। हमें पूरा का पूरा सेटअप बनाया मिला, बस हमें क्या करना था, रूल चेंज करने थे। बिकॉज अंग्रेजों के रूल जो थे वो डिस्क्रिमिनेटरी थे, तो हमें बनाया विरासत में जो है उनका एक पूरा का पूरा सेटअप मिल गया। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसके डेटा की बात करूं तो बिफोर द कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा 80% लोग खेतीबाड़ी करता था। ये सारा डेटा ध्यान रखना, दीज डेटा आर मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बैटल ऑफ प्लाजी की बात करें, किसने लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लड़ा था? 23 जून 1757 में। जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ये कब? 1793। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ? 1813। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। एक काम करूंगा मैं, एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए जिसमें मैं सारा डेटा रखूंगा। ये बहुत सारा डेटा, ये सब कुछ है जिसको 100 में से 100 लाना उसके लिए। फिर मैं इसमें से ना कुछ 20 से 30 डेटा रख लूंगा पूरे सिलेबस में, जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो मैं आपको एक दिन पहले करा दूंगा एग्जामिनेशन के लिए, और अभी के लिए तो सारा डेटा आपको अच्छे से पढ़ना ही है। रेलवे कब आया? 1850। पहले ट्रेन कब चली? 1853, 16 ऑफ अप्रैल। स्विस कनाल कब बना था? 1859 में। कब खत्म हुआ था? 1869। किसने बनाया था? इजिप्ट की गवर्नमेंट ने। कौन सी सी को कनेक्ट करता है? 2 समंदर को जोड़ता है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हर 10 साल में आता है, कब आया? 1881। टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। इंडिया कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया? सेकंड। द इकोनॉमिक्स हुज एस्टिमेट ऑन जीडीपी पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। तो जीडीपी का और पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट डॉक्टर VK राव का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया। बर्थ रेट 48 और डेथ रेट 40 अभी आपने पढ़ा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जस्ट 32 ईयर्स था। ओवरऑल लिटरेसी रेट था 16%, फीमेल का 7%। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था 218 पर 1000। टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया फाउंडेड कब हुआ? 1932 मुंबई में। फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो है मुंबई और थाने को जोड़ता है वो 1854 में। फर्स्ट पोस्टल स्टैंप रिलीज कब हुआ था? सर्कुलर शेप में 1852। ध्यान रखना 18 में है। बंगाल में फेमाइन कब आया था? 1943। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था अकॉर्डिंग टू सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1951 टू 1981 में। हमारा पॉपुलेशन जो है वो बुरी तरीके से क्लास जो है वो एक्सप्लोजन हुआ था, बढ़ा था। ओके, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो ये डेटा ध्यान रखना, सारे के सारे डेटा। सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। देखो, जब अंग्रेजों के हाथ में था तो ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन 1950 से 1990 सरकार ने बोला हम अपने देश को डेवलप करेंगे, और सरकार ने सारी चीजों को अपने हाथ में रखा, प्राइवेट को इतना रोल नहीं दिया। तो 1950 टू 1990 में सरकार को डिसाइड करना था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, किस टाइप की इकोनॉमी हम लोग बनाएंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? वो अरेंजमेंट जिससे क्लास हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अलग अलग लोगों में बांटेंगे और देश की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। कंट्री के अंदर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है,
हाउ टू प्रोड्यूस, लेबरों से काम कराना या मशीन से। फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी हमारे कस्टमर कौन होंगे, अमीर लोग होंगे या गरीब लोग होंगे। दीज आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तीन अलग अलग टाइप की इकोनॉमी होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर इन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम को प्राइवेट प्रोड्यूसर्स अगर सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, कैपिटल इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, जो यूएस की इकोनॉमी है। अगर इन तीन डिसीजन को सरकार खुद डिसाइड करके ठीक करती है, उसको बोलते हैं चाइना की इकोनॉमी में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि सोशलिज्म है, जहां पे सरकार डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहां प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। लेकिन जब प्राइवेट प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। और मिक्स इकोनॉमी जो है वो इन दोनों का मर्ज है, इन दोनों का सम है, जहां पे सरकार और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कंट्री के जो रिसोर्सेस है उसको कैसे यूटिलाइज करें अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया को डेवलप करने में। तो इन्होंने बनाया 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का सेटअप गठन कब हुआ, 1950। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ था, 1950, 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ। और प्राइम मिनिस्टर जो थे उसके चेयरमैन थे। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर है वही उसके जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, लोगों को रोजगार देना, ये मेन मोटो था प्लानिंग कमीशन का। पहला प्लान जब आया वो आया 1951 में। ठीक है, ध्यान रखना, पहला प्लान कब आया, 1951, 1 अप्रैल 1951 से चला कब, 31 मार्च 1956 को। 12वां, ऐसे 12 प्लान बने 5-5 साल के। 12वां प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक चला। प्लान हॉलिडे 1966 से 69 ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। हमारा युद्ध भी चल रहा था और थर्ड 5 ईयर प्लान के बुरी तरीके से फेल होने के बाद ये 3 साल 66, 67, 67, 68, 68, 69 इन 3 साल को बोला जाता है प्लान हॉलिडे, यानी यहाँ पे क्लास प्लान को रेस्ट दिया गया। प्लान वॉज टू बी अचीव फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। जो बड़े बड़े प्लान होते हैं, अब देश में झुग्गियों को हटाना है, गरीबी मिटानी है, ये छोटा प्लान नहीं है, 20 साल लगेंगे कम से कम, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। अब प्लानिंग कमीशन को ना टेक ओवर किसने कर लिया, नीति आयोग ने। नीति आयोग वाज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया और पुराना जो भी प्लान था वो सारा खत्म हो गया। आजकल 5 ईयर प्लान नहीं आता, अब नीति आयोग की मीटिंग होती है। नीति आयोग के अंदर हर स्टेट के सीएम या फिर क्लास एलजीज होते हैं, क्लास यूटी के, और जो प्राइम मिनिस्टर है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन है नीति आयोग के भी। और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ओके, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उस टाइम जो सरकार में होगा। जो 5 ईयर प्लान है उसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो है जैम्स, जी फॉर ग्रोथ। यहां माना जाता है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी ना तो इकोनॉमी के लोग भी ग्रो करेंगे। अगर देश तरक्की करेगा तो अपने आप ही देश के अंदर बिजली, पानी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, बैंकिंग, शिपिंग, रोजगार मिलेगा, एजुकेशन इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, तो लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो यहां कहते हैं हम इकोनॉमी को ग्रो करेंगे ताकि लोग हमारे ग्रो करें। इक्विटी, गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना है। इक्विटी का मतलब क्या, हमारी कंट्री में जो गरीब है ना और अमीर है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करना है। हर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, नॉट ओनली सर्विस सेक्टर, ऑल्सो इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। एग्रीकल्चर में भी नई टेक्नोलॉजी को लगाना है प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे अमेरिका जैसे यूरोप जैसे कंट्री में होती है। अगला है सेल्फ रिलायंस, हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे। अनाज के लिए तो हम कम से कम किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। ये जो है सेल्फ रिलायंस, ये 3-4 पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म गोल्स है किसके, 5 ईयर प्लान के। 1950 से 1990 में हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर कैसा था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिल गया तो हमारा देश बहुत तरक्की कर गया। अंग्रेजों ने जितना साल हम पे कब्जा किया ना, अभी उतने साल भी नहीं हुए हैं आजादी के, उसका आधा भी नहीं हुआ है, आधा भी सोचो नहीं हुआ है आजादी के, सोचो 100 साल भी नहीं हुआ है आजादी के। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन जो है हमारे पास बहुत ज्यादा है बट आउटपुट बहुत कम था। हम लोग बारिश पे डिपेंड थे, अच्छी वर्षा अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, घर का पूरा पर जो काम 4 लोग कर सकते हैं, घर के 8 लोग जो है मिलके उस काम को कर रहे हैं, उसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप लेबर हटा भी दोगे तो भी आउटपुट कम नहीं होगा, क्योंकि जिस लोगों को 4 काम कर सकते हैं उसमें 8-10 लोग लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं बट दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लोग अनाज उगाते थे अपने लिए, कि हम अनाज उगा रहे हैं किसके लिए, अपने जीवन व्यापन करने के लिए, बेचने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देखो ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं आजादी हुए, तो लैंडलॉर्ड ने जितना भी लूटा है टेनेंट्स को, यानी किसानों को जितना भी शासन किया है, बुरी तरीके से उनका शोषण किया है, तो भैया वो रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं थे। लोगों के पास जमीन थी लेकिन फ्रैगमेंटेड, अलग अलग एरिया में,
यानी उस उधर के एरिया में थोड़ी जमीन है, दूसरे गांव में थोड़ी जमीन है, अलग जगह थोड़ी जमीन है, तो जमीन तो था लोगों के पास, स्कैटर्ड प्लेसेस में, अलग अलग प्लेसेस में जमीन था लोगों के पास। फिर सरकार लेके आई लैंड रिफॉर्म्स, लैंड के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन को चेंज कर देना, वो लैंड रिफॉर्म है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंड का ही है। आज भी ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां पे लड़ाई ना हो लैंड के रिगार्डिंग, जमीन के रिगार्डिंग। तो लैंड रिफॉर्म्स को कैसे ठीक किया? अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, इन्होंने बोला कि जो मिडिल मैन है वो हटा दो, किसान अपनी जमीन, किसान को जमीन दो, वो खुद ही अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा, वो किसी के यहां जाके खेती बाड़ी नहीं करेगा। जितने भी मिडिल मैन थे ना उन सबको हटा दिया। रेंट को रेगुलेट कर दिया, अगर कोई कोई जमींदार है वो अपनी जमीन पे काम कराना चाहता है तो उस जमीन का वो रेंट मैक्सिमम जो ले सकता है वो 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप है। अगर आप 3 लाख का क्रॉप उगाते हो तो 2 लाख किसान को मिलेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख मिलेगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। तो रेंट को रेगुलेट कर दिया 1/3, यानी रेंट जो मिलेगा आपको 1/3 वैल्यू ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लैंड सीलिंग, लोगों के पास अलग अलग जमीन थी, अलग अलग जगह पे फ्रैगमेंटेड पार्ट्स में जमीन थी, सारी जमीन को सरकार ने ले लिया और जमीन जो है उनको, सॉरी यहाँ पे सारी लैंड सीलिंग का मतलब क्या है ना, एक साथ जमीन दे दिया, वो तो ये हो गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जमीन लोगों के पास अलग अलग थी, उन सारी जमीन को ले लिया और एक ही जगह पे इकट्ठा जमीन दे दी ताकि आप एक ही जगह पे खेती बाड़ी करो। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। और लैंड सीलिंग का मतलब क्या, एक लिमिट से ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है तो किसी किसी पे तो बहुत कई कई हजार एकड़, लाख एकड़ जमीन लोगों के पास होती थी, वो सारा का सारा क्या कर सरकार ने जब्त कर लिया, यानी कि लैंड सीलिंग। कि भैया एक लिमिट से ज्यादा जमीन अगर है आपके पास तो आप हमें दे दो। लोगों ने बहुत सारे लूप होल निकाले, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, लेकिन सरकार ने बोला कि भाई जिनके पास जमीन नहीं है हम उनको जमीन देंगे आपसे लेकर, इक्वालिटी क्रिएट करेंगे। अगला है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोगों से बोला गया मिलजुल कर खेती बाड़ी करो। दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर लैंड रिफॉर्म। फिर आया टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। 1965 तक आते आते ना, इवन 1960 तक आते आते हम लोग अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे अनाज के लिए। किस पे डिपेंड हो गए थे? अमेरिका पे। अमेरिका का एक लॉ था, दिस लॉ इज कॉल्ड PL40, पब्लिक लॉ 480 करके एक लॉ था, जिसके तहत अमेरिका हमें अनाज देता था। बीच में अमेरिका ने हमें धमकी दे डाली कि हम अनाज आपको नहीं देंगे। फिर हमने बोला ठीक है, हम अपनी कंट्री में हरित क्रांति लेके आएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे। तो MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने HYV सीड्स को प्रमोट किया, यानी कि ऐसी सीड्स जहां पे फसल बहुत अच्छी होती है। ये जो बीज होते हैं ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, उपजाऊ बहुत अच्छी होती है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का हमने यूज किया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज किया। ऑब्वियसली सारी चीजें इंपोर्ट हमने कहां से करी? अमेरिका से ही करी। बट हम लोग उनका अनाज नहीं ले रहे थे, हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, खेतीबाड़ी बेहतर तरीके से करना सीख रहे थे। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि साइंस का यूज करना एग्रीकल्चर के अंदर। जो ट्यूब होते हैं, टेस्टिंग ट्यूब, उसके अंदर से पौधा उगाना, उसके अंदर जो पौधे का जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन करना, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। और मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, खेती में हम लोगों ने मशीन को इंट्रोड्यूस किया, ट्रैक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस किया। पहले ना फावड़े से, हल से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है। पहले बारिश पे डिपेंड था, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से ग्राउंड से वाटर निकालते हैं, उससे छिड़काव करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद यहाँ पे एक इमेज कह रहा है, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। तो भैया आपके अनाज में कौन इंटरेस्टेड है? हमारे पास तो खुद ही इतनी सारी खेती बाड़ी हो रही है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से फायदा क्या हुआ? ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1960 में। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी ना, उसको रिप्लेस कर दिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से, ताकि पैदावार जो है वो बढ़े, खेती बाड़ी जो है वो बढ़े। तो ये वही पॉइंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। देखो HYV सीड्स हो गया, ये जो फर्टिलाइजर वगैरह है उसका छिड़काव कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज किया, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट और मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। अब इंडिया ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया ना, वो 2 अलग अलग फेजेस में किया, ध्यान रखना। द फर्स्ट फेज mid-60 to mid-70, जो पहला फेज था, द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट। पहले HYV सीड्स को पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दिया। फर्दर HYV सीड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया वीट ग्रोइंग रीजन ओनली, जहां पे अनाज, गेहूं उगाया जा रहा था, वहां पे सबसे पहले HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, भाई अनाज जरूरी है। सेकंड फेज में mid-70 mid-80 का सेकंड फेज था, जहां पे HYV टेक्नोलॉजी को लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में इन्होंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया और वेराइटी ऑफ क्रॉप्स में। तो 60 to 70 में इन्होंने सिर्फ अनाज के लिए और कुछ वीट प्रोड्यूसिंग एरिया लाइक पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया HYV सीड्स को। सेकंड फेज mid-70 to mid-90 में इन्होंने क्या किया? बाकी अदर स्टेट्स भी कवर कर लिए और बाकी अदर क्रॉप्स भी कवर कर लिए। फायदा क्या हुआ?
इम्पैक्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से? पैदावार बढ़ गई और मार्केटेबल सरप्लस अटेन कर गए। मार्केटेबल सरप्लस मतलब अपनी अनाज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और उसके बाद मार्केट में उसको बेचने लगे। बफर स्टॉक मेंटेन कर लगी सरकार। सरकार सारा का सारा अनाज जो है, सरकार की जो एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अच्छे दाम में अनाज खरीद लेती है किसानों से और उसको मेंटेन करके रखती है। राशन देने में कहीं डिस्ट्रेस हो गया, कहीं पे अगर फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश अच्छी नहीं हुई, वहां पे क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कहीं पे अगर पैदावार खराब हो गई, इमरजेंसी आ गई तो। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। अनाज की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था इस HYV सीड्स के थ्रू। और ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन यूज करने से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में ना सरकार ही सारी चीजों को अपने हाथ में रख रही थी। सरकार कह रही थी हम ही डेवलप करेंगे इंडस्ट्री को। कैसे? क्योंकि सरकार ने बोला प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। सरकार रोजगार दे रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से। सरकार इंडियन रेलवे में हो गया या फिर जो IAS IPS की भर्ती है या जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें लोगों को काम देके सरकार ही रोजगार दे रही थी। अगर आज से 100 साल पीछे चले जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि सारे लोग, ज्यादातर लोग सरकारी कंपनी में ही काम करते थे। आप में से ज्यादातर लोगों के पापा मम्मी सरकारी में नहीं होंगे, लेकिन आपके दादा या नाना नानी में से कोई ना कोई एक, बहुत ज्यादातर लोगों के सरकारी में ही होंगे। जनरेशन ऑफ इनकम, सरकार इनकम जनरेट करती थी इकोनॉमी के अंदर और सरकार का मोटो सोशल वेलफेयर था। सरकार चाहती थी कि भाई आजादी अभी अभी मिली है, अभी हम अगर प्राइवेट को अलाउ कर देंगे तो प्राइवेट और लूटेगा, तो सरकार ने सारी चीजों को अपने हाथ में रखा। कंपनी कारखाने सब हम चलाएंगे ताकि हम लोग सोशल वेलफेयर से काम कर सके, लोगों का भला कर सके, प्राइवेट को नहीं दिया। 1948 में पहला फेज आया था इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन का। फिर 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का सेकंड फेज आया, जिसके अंदर सरकार ने 3 शेड्यूल बना दिए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। क्लास जो शेड्यूल ए है, सरकार ने इसके अंदर बोला 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ध्यान रखना 17, जो एक्सक्लूसिवली ओन बाय द स्टेट। आज नहीं है 17 है, उस टाइम पे 17 थे, कि ये सारा का सारा काम सरकार ही करेगी। यानी कि प्राइवेट लोगों को आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सारी जिम्मेदारी सरकार है, कंपनी, ये काम सरकार ही करेगी। प्राइवेट के हवाले, प्राइवेट को मना कर दिया आप इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। शेड्यूल बी के अंदर 12 ऐसी इंडस्ट्री थी जहां करेंगे, ओनर कौन होंगे, स्टेट, स्टेट ही ओनर होंगे, लेकिन वो प्राइवेट से हेल्प ले सकते हैं, प्राइवेट से कुछ काम करने के लिए मदद ले सकते हैं। जैसे क्लास फर्टिलाइजर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मशीन टूल, अदर माइनिंग एक्टिविटी, तो वो हेल्प ले सकते हैं प्राइवेट से। शेड्यूल 3 के अंदर बोला कि जो ए और बी में काम कर रहे हैं, वो जो बच गए काम उसके बाद, वो सारी कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर पाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत रोक टोक लगा दिया। 17 इंडस्ट्री आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते, 12 यहाँ एंटर नहीं कर सकते, बाकी जो बची कुछ इंडस्ट्री है आप उनमें ही काम करो। फिर आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ध्यान रखना 1950 में आया। 1955 में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कार्वे कमेटी द्वारा। कार्वे कमेटी को बोलते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। उसने मान्यता दे दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। स्टार्टिंग में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट थी 1950 में, वो 5 लाख की थी। जो बिजनेस में 5 लाख तक का एसेट्स है वो छोटी कंपनियां हैं, और उनको सरकार बहुत सारे सपोर्ट देती थी, टैक्स कंसेशन देती थी, उनके प्रोडक्ट को सरकार रिजर्व करती थी कि बड़ी कंपनियां ये प्रोडक्ट ना बना पाए। लेकिन धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग 5 लाख कम हो गया, फिर ये लिमिट जो है वो 10 करोड़, आज प्रेजेंट डेट पे बात करें तो लिमिट 10 करोड़ की है। 2016 में ये लिमिट 1 करोड़ की थी। तो जो 1 करोड़ के एसेट्स लिए बैठा हुआ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और ये आमतौर पे लेबर इंटेंसिव होते हैं, मतलब लेबर ही इनमें ज्यादातर काम करते हैं। फायदा क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? रोल क्या है? रोजगार देना। लेबरों से काम कराते हैं तो लेबर को रोजगार देते हैं। इनका 40 to 45% एक्सपोर्ट होता है और ये आम जनता का भला करते हैं, बिकॉज ये आसपास के लोगों को रोजगार देते हैं। एक बड़ी कंपनी की जगह अलग अलग एरिया में छोटी छोटी कंपनियां बन जाएंगी ना, तो वहां के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। इनके बारे में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस बहुत महान इंसान थे, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। इन्होंने जर्नल संख्या की शुरुआत की, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की इन्होंने, और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्लास इन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। इनका मॉडल सेकंड 5 प्लान में फॉलो हुआ 1956 से 1961 तक। जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उनमें इनका मॉडल फॉलो किया गया था। किनका? पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन बहुत मिल रहा था। अब हमारे देश के लोग बाहर से सामान खरीद रहे थे, आदत थी अंग्रेजों गुलाम जब बने तब से हमारे देश के लोगों से सामान खरीद रहे थे। तो सरकार हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे देश के जो बिजनेसमैन है उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, मशीन यूज कर रहे थे, उनका सामान सस्ता बनता था, वो इंडिया में सस्ता बेच पाते थे। हमारे देश के लोग जो है, वो हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास ना इतनी टेक्नोलॉजी थी ना इतने एडवांस थे वो लोग, तो वो महंगा ही मिलता था सामान। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने जो है वो टैरिफ पॉलिसी अपनाई
ट्रेड पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारी सरकार ने बोला कि हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश के अंदर ही सामान को बनवाएंगे। इसे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी कहते हैं, ध्यान रखना क्लास, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, यानी कि हम अपने देश के अंदर ही सामान बनाएंगे, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, अब देश के अंदर ही सामान बनाएंगे, हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर दो चीज आई, टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब टैक्सेस, कोटा का मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। सरकार ने बोला कि भैया हम टैक्स को बढ़ा देंगे, टैक्स रेट बढ़ा देंगे, ताकि आप बाहर से इंपोर्ट करोगे आपको और महंगा पड़ेगा। बाहर से कोई 100 का आ रहा है, हम 100 रुपए और टैक्स चार्ज कर देंगे, बाहर का सामान हमारे देश में 200 का हो जाएगा। जो अंग्रेजों ने उल्टा किया था, हमारे देश का सामान उनके लिए महंगा किया था ना, अब इस वजह से उनका सामान हमारे लिए क्या हो गया, महंगा हो गया, ताकि आप बाहर से ना खरीद के देश के लोगों से खरीदो। फिर एक क्वांटिटी की लिमिट भी लगा दी कि भैया आप इतनी क्वांटिटी में ही सामान खरीद सकते हो। तब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई नहीं थी, तो ऑटोनॉमी थी हमारे पास, तो हमने बोला इससे ज्यादा क्वांटिटी आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर में जो भी डेटा है ध्यान रखना क्लास, हिज मॉडल अडॉप्टेड इन सेकंड 5 प्लान, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, फाउंडेड जनरल संख्या, एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। किसने? पीसी महालनोबिस। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948 में। प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब किया गया था? 1950 में। पहला प्लान लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 का था। कार्वे कमेटी ने कब रिकॉग्नाइज किया था? 1955 में एसएसआई को। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन हम किस पे डिपेंड थे? अमेरिका पे। कौन सा लॉ था? पीएल 480। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में ए शेड्यूल ए में 17, बी में 12 और सी में बाकी बची कुछ इंडस्ट्री थी। ये कब आया था? 30 अप्रैल 1956। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। फर्स्ट फेज कब आया था? फर्स्ट फेज कब आया था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड प्रोग्राम का 1962 मिड 1970। प्लान हॉलिडे ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 प्लान 1966 से 1969। लास्ट 5 प्लान जो था वो था 2012 से 2017। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं क्लास? प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब? 1 जनवरी 2015। रेंट को कितना रेगुलेट किया? मैक्सिमम 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। इंडिया अडॉप्टेड हाई डिवाइडेड फर्स्ट टाइम इन खरीफ सीजन 1966 में क्लास। पहली बार खरीफ सीजन में इंडिया ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अपनाया, पहले व्हीट में, फिर अदर क्लास क्रॉप्स में। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1951 में लिमिट कितनी थी? 5 लाख की लिमिट थी। करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 करोड़ की लिमिट है। 10 करोड़, आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम और एसेट्स 10 करोड़ तक की होनी चाहिए, है ना। प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए, तभी आपको छोटी कंपनी मानेंगे। और 2016 में लिमिट कितनी थी? 1 करोड़। तो सोचो 2016 में और प्रेजेंटली 10 करोड़, 10 गुना महंगाई मतलब समझ लो बढ़ गई है। इंडिया अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन 1970 में। सेल्फ सफिशिएंसी अटेन हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। सेकंड फेज कब आया? 1970 से 1980। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 1950 में। ध्यान रखना, सीवीटी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12th के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, राइट। दैट्स इट। तो हमने देखो 2 चैप्टर का इन डिटेल अच्छे से रिवीजन किया। आईईडी चैप्टर 1, आईईडी चैप्टर 2 का सारे के सारे डेट डाटा सब कुछ अच्छे से कर लिया। तो आप यहां तक अच्छे से लर्न करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज शाम को मैं और 2 चैप्टर करा दूंगा रिवीजन। अभी इसके पीवाईक्यू भी आ जाएंगे क्लास 2 घंटे में, फिर उसके एमसीक्यू भी शाम को भी। ये 2 चैप्टर और रिवीजन करा दूंगा, 3 और 4। हमारा पूरा आधा सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का आज खत्म करना है रात को एट एनी कॉस्ट। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितनी तैयारी आपकी हुई, कहाँ पे हर्डल आ रहा है, और क्लास क्या आप कर रहे हो इस टाइम पे। और प्रॉमिस करो कि आज इंडियन का आधा सिलेबस खत्म कर दोगे। टाइम बचा नहीं है किसी भी कीमत पे, कल हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो जो हिंदी का पेपर दे के आएंगे वो वीडियो को देख चुके होंगे ऑब्वियसली, और बाकी सारे बच्चे तो कर ही रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।